तो दोस्तों, एक बार फिर एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हूं। और टॉपिक यह है कि प्रधानमंत्री G7 के सम्मेलन में जब भाग लेने जा रहे थे तो वो कुछ देशों में रुके और उनमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण देश है जो इसका नाम आपके सामने दिख रहा है, वो है साइप्रस। अब हमारे टीवी चैनल्स पर भी और कुछ यूट्यूब चैनल्स के अंदर भी ये बात चल रही है कि जी बहुत छोटा सा देश, इतना छोटा क्षेत्रफल वाला देश कि आप कह सकते हो कि जी लखनऊ जितना टोटल देश है, या कुछ टीवी चैनल्स और कुछ यूट्यूबर्स तो ये भी कह रहे हैं कि इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। आखिरकार भारत को, इस इतने विशाल भारत को, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाले देश भारत को इस साइप्रस के साथ में निकटता बढ़ाने की क्या सूझी है। तो याद रखिएगा, ये आकार में छोटा हो सकता है, ये जनसंख्या में छोटा हो सकता है, लेकिन हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारी रणनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत की कूटनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण देश है। जरा देखते हैं कि ये साइप्रस का क्या इतिहास है। इस मैप में आपको साइप्रस दिखाई दे रहा है और इस साइप्रस की खासियत क्या है। देखिए, इसका जो उत्तरी भाग है ये टर्की के अधीन है। ये एक प्रकार से नर्दर्न रूप से जो इसका पार्ट है वो टर्की के अधीन है, और जो इसका दक्षिणी पार्ट है वो साइप्रस के पास में है ना। पूरी दुनिया इस भाग को रिकॉग्नाइज करती है, कोई भी इस उत्तरी भाग को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। केवल तुर्की, वही तुर्की या तुर्की जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइलें मार मार कर पाकिस्तान को नानी याद दिला दी थी, उस समय पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई करने वाला देश है टर्की, और उसका साइप्रस के साथ झगड़ा है। और साइप्रस का उत्तरी रीजन टर्की समर्थित सरकार के द्वारा संचालित है, जिसको एक ही देश मान्यता देता है, और वो देश कौन सा है? टर्की। और ये है साइप्रस जिसको पूरी दुनिया मान्यता देती है। दक्षिणी साइप्रस कह दीजिए या साइप्रस गणराज्य कह दीजिए, इसको कौन मान्यता देती है? पूरी दुनिया, जिसकी राजधानी क्या है? निकोसिया। और ये जो ग्रीन लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन जिसको अब मैं रेड से करता जा रहा हूं, ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पारित एक रिजोल्यूशन है। ये बफर जोन है, नो मैंस लैंड है, और यहां पर ये वो पॉइंट है जिससे कि दक्षिणी और उत्तरी साइप्रस जो है वो विभाजित होते हैं। ये किसी के अधीन नहीं है, और राजधानी निकोसिया को भी इसी तरह से विभाजन किया गया है। अब आपको कुछ कुछ आइडिया हो रहा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने साइप्रस को क्यों अपनी गुड बुक्स में लेने की बात सोची है, क्योंकि उस टर्की को तो कूटनीतिक मजा चखाना ही है ना, जिसने पाकिस्तान को सहयोग दिया था, खुलकर सहयोग दिया था, ड्रोन सप्लाई किए थे। पाकिस्तान के साथ इसकी संधि है टर्की की कि ये जो साइप्रस का मुद्दा होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान एक गुट बनाकर रहेंगे। जैसे अजरबैजान के बारे में मैंने आपको बताया था कि वहां भी जब आर्मीनिया से झगड़ा हुआ था तो टर्की और पाकिस्तान ने साथ दिया था, और इसी तरह से टर्की के इस इश्यू पर पाकिस्तान और अजरबैजान इसके साथ है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये किस प्रकार से इसकी हिस्ट्री रही है। 1960 में साइप्रस जो है आज़ाद हुआ, एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, और उसके बाद में इसके अंदर गृह युद्ध शुरू हो गया। और हुआ ये कि जो इसके अंदर दो एथनिक कम्युनिटीज थी, एक ग्रीस मूल के लोग थे, ग्रीक मूल के लोग थे, और एक जो थे वो टर्किश मूल के लोग थे। टर्किश मूल के लोगों ने जो विद्रोह किया, ग्रीक मूल के लोगों के साथ में उनका सिविल वॉर शुरू हुआ, और 1974 में कहीं ना कहीं इसका विभाजन हो गया, और उत्तरी भाग जो है वो एक सेपरेट तरीके से देश के रूप में बन गया। और उसको किसका सपोर्ट प्राप्त है? टर्की का। इनफैक्ट पूरी दुनिया में एक ही देश है टर्की जो उस उत्तरी साइप्रस को मान्यता देता है। और दक्षिणी साइप्रस को, ये ऊपरी पार्ट जो गया, जो अभी मैंने आपको पिछले मैप में दिखाया, ये लगभग इसका 1/3 पोर्शन है, और नीचे वाला जो है वो 2/3 पोर्शन। एक और खास बात, यहां पर आपको 2 ब्रिटिश सैनिक अड्डे भी दिखाई देते हैं, ठीक है ना। लार्नेका नाम का एक सैनिक अड्डा आपको ब्रिटेन का दिखाई देता है, आपको फेमगुस्टा नाम का एक सैनिक अड्डा ब्रिटेन का दिखाई देता है। आप इस मैप में देख सकते हैं, येलो पार्ट से टेरिटरी कंट्रोल्ड बाय ग्रीक साइप्रेटिस। ग्रीक साइप्रेटिस का मतलब ग्रीक मूल के जो साइप्रेटिस है उनके लिए। ये टेरिटरी कंट्रोल्ड बाय टर्किश साइप्रेटिस, येलो वाला ग्रीक मूल वाला, और उसके ऊपर जो रेड वाला है वो टर्की मूल के जो साइप्रस के लोग थे उनके द्वारा कंट्रोल्ड है। यूएन की ग्रीन लाइन जो है वो मैंने आपको बताई है, ये ग्रीन लाइन जो है। और आपको डिकेलिया
और एक्वाटोरी ये यूके के सॉवरेन बेस दिखाई देते हैं। आपको 2 और सॉवरेन बेस यूके के दिखाई देते हैं। वो कौन से दिखाई देंगे? वो दिखेंगे आपको डेकेलिया और एक्वाटोवा। तो कुल मिलाकर बात है कि ये साइप्रस जो है इस तरह से विभाजित हो चुका है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत का साइप्रस के लिए क्या महत्व है। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले उस टर्की को कूटनीतिक मजा चखाना है कि नहीं चखाना है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया, ड्रोन सप्लाई करे, टर्किश कंपनी के ड्रोन भारत में गिरे, हालांकि नुकसान नहीं पहुंचा सके, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन उस पर जब उस पर फॉरेंसिक जांच हुई तो वो टर्किश कंपनी के ड्रोन थे। और अगर आगे देखें तो एक खास बात और है, अगर हम एक तरफ तो साइप्रस का उपयोग करके हम टर्की को भी वो कूटनीतिक मजा चखाना चाहते हैं जो उसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान का साथ देके इंडिया से दुश्मनी मोल ली है। दूसरा, आपको एक एक कॉरिडोर पर नजर डालनी पड़ेगी, उसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर इकोनॉमिक रूप से भारत के मुंबई से ये चीज़ शुरू होकर आपको यूएई इसके अंदर शामिल होता है, रियाद इसके अंदर शामिल होता है, इजराइल का हाइफा जिस पर इन दोनों काफ़ी बमबारी कर रहा है ईरान, वो इसके अंदर शामिल होता है। इसके अंदर ग्रीस भी आता है और यहीं कहीं आपको टर्की और साइप्रस भी दिखाई देते हैं। तो अगर इंडिया इस प्रकार के एक कॉरिडोर का डेवलपमेंट करना चाहता है जिसके अंदर इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल और यूरोप के देश शामिल है, लेकिन याद रखिएगा इसके बीच में कहीं ना कहीं ग्रीस भी आता है और ग्रीस के पास में साइप्रस और टर्की दोनों आते हैं। तो इस कॉरिडोर की सक्सेस के लिए जरूरी क्या है कि हमारे साइप्रस के साथ बहुत बेहतरीन संबंध हो, ग्रीस के साथ बेहतरीन संबंध हो, लेकिन आप सब जानते हैं टर्की के साथ वो संबंध नहीं है, तो उसके पड़ोसी एक देश के साथ बेहतरीन संबंध होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, तब जाकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है ये अपना इकोनॉमिक रूप से जो इसके टारगेट्स है इसको पूरा कर पाएगा। और तीसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और वो ये है कि हमारे एनर्जी सोर्सेज जो है जिसको इंडिया बहुत ज़्यादा एनर्जी सोर्सेज पर डिपेंडेंट है, बहुत तेज़ी से इंडिया में एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है, तो वो डाइवर्सिफाइड होने चाहिए। ठीक है ना, डाइवर्सिफाइड होने का मतलब किसी एक देश पर हम डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, और साइप्रस जो है वो इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि नेचुरल गैस जो है और साथ साथ में नेचुरल गैस का जो एक्सप्लोरेशन है उसमें साइप्रस के अंदर इस प्रकार के भंडार है और इंडिया को इसमें हेल्प मिल सकती है, इंडियन कंपनीज वहां जा सकती है और वहां जाकर कहीं ना कहीं हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकती है। तो प्रधानमंत्री मोदी की ये जो साइप्रस की यात्रा है इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा और बड़ा सुखद अनुभव होगा कि प्रधानमंत्री जी ने इस ग्रीन लाइन तक का दौरा किया। प्रधानमंत्री जी ने ये जो ग्रीन लाइन है यहां पर खड़े होकर उन्होंने उत्तरी पार्ट को निहारा और एक तरह से साइप्रस, दक्षिणी साइप्रस जिसको पूरी दुनिया मान्यता देती है, उसको कहीं ना कहीं भारत की सहानुभूति से अवगत कराया। भाई ये शो किया कि भारत भी मानता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, ये जो टर्की का अवैध कब्जा है, इस टर्की के अवैध कब्जे से आपको मुक्ति मिलनी चाहिए। पाकिस्तान ये जो साइप्रस की इस ग्रीन लाइन के पास खड़े होकर प्रधानमंत्री जी के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं और उसका सीधा सीधा संदेश है, भारत के दुश्मनों का साथ देने वालों को भी भारत दुश्मन ही ट्रीट करेगा।